हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक नया जो करंट अफेयर्स आया है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो यह करंट अफेयर्स है जो भारत के जो पार्लियामेंट है, हमारी सांसद ने सरोगेसी रेगुलेशन बिल को पास किया है। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जो सरोगेसी रेगुलेशन बिल है उसके क्या क्या प्रावधान हैं। फिर हम उसका थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन करेंगे जो यूरोपियन कंट्री है, यूरोप के जो देश हैं वहां से हम अपने सरोगेसी बिल को थोड़ा थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो बिफोर मतलब उसके पहले कि हम सरोगेसी बिल को डिस्कस करें, उससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि सरोगेसी होती क्या है। तो सरोगेसी जो है वो अभी जो बिल पास हुआ है वो ICMR जो भारत की संस्था है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसके प्रावधान जो थे असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव अमेंडमेंट बिल उसी पे आधारित है। तो असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल जो ICMR ने दिया था उसी पे आधारित जो सरोगेसी रेगुलेशन बिल है वह पास किया गया है। तो हम लोग सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी अर्थात सहायक प्रजनन तकनीक क्या होती है। सहायक प्रजनन तकनीक, इसी को हम कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसको हम सहायक प्रजनन तकनीक क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो मान लीजिए किसी भी विकार से या किसी भी विसंगतियों से अगर सामान्य रूप से प्रजनन की क्रिया नहीं हो पा रही है तो यह प्रजनन में क्या करते हैं, प्रजनन की क्रिया में सहायता करते हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी अर्थात सहायक प्रजनन तकनीक। तो इसके अंतर्गत हम लोग 3 तकनीक को पढ़ते हैं। सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं भ्रूण स्थानांतरण या एम्ब्रायो ट्रांसफर, भ्रूण स्थानांतरण। और इसके अंतर्गत जो तीसरा पढ़ते हैं वह है सरोगेसी। सरोगेसी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को हम परख नली निषेचन भी कह सकते हैं, लेकिन सामान्य बातचीत के टर्म में हम इसको IVF हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलते हैं। और दूसरी है एम्ब्रायो ट्रांसफर जिसको बोलते हैं भ्रूण स्थानांतरण। और जो तीसरा है वह है सरोगेसी। तो हमारा जो मेन मुद्दा है वह है सरोगेसी। यही अभी पास हुआ है रेगुलेशन बिल, सरोगेसी रेगुलेशन बिल। हमारे सांसद ने भी इसको पास किया है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि सरोगेसी रेगुलेशन बिल क्या है। तो सबसे पहले थोड़ी सी तकनीक को समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम सरोगेसी रेगुलेशन बिल पे आएंगे। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या सहायक प्रजनन तकनीक के 3 भाग होते हैं। पहला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF जिसको परख नली निषेचन कहते हैं, दूसरा है भ्रूण स्थानांतरण जिसको बोलते हैं एम्ब्रायो ट्रांसफर, और तीसरा है सरोगेसी जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सरोगेसी रेगुलेशन बिल। तीनों क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और तीनों सहायक प्रजनन तकनीक हैं। इनको हम सहायक प्रजनन तकनीक क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह जो सामान्य प्रजनन में जो अगर विसंगतियां हैं उसको दूर करने में यह सहायता करते हैं और प्रजनन प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं सहायक प्रजनन तकनीक। तो हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि जो सामान्य प्रक्रिया होती है प्रजनन का वह क्या होता है। उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे कि फिर हमें IVF में हम क्या करते हैं। तो देखिए, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो सामान्य प्रजनन की प्रक्रिया है वह क्या है।
तो सामान्य प्रजनन की क्रिया हम जानते हैं कि जो युग्मक होते हैं, मादा युग्मक, और दूसरा होता है नर युग्मक। नर युग्मक होते हैं शुक्राणु, और मादा युग्मक होते हैं अंडाणु। नर युग्मक होते हैं शुक्राणु और मादा युग्मक होते हैं अंडाणु। फिर क्या होता है, इनका होता है निषेचन। जब अंडाणु शुक्राणु से मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन। निषेचन की प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन या निषेचन। निषेचन के पश्चात क्या बनता है, जायगोट बनता है। और जायगोट क्या होते हैं, यहां पर गुणसूत्र एक ही होता है, लेकिन यहां पर आके गुणसूत्र 2 हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं युग्मनज या जायगोट। तो निषेचन की प्रक्रिया कहां होती है, तो जो फैलोपियन ट्यूब होता है, मादा में जो फैलोपियन ट्यूब होता है, इसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं। हिंदी में भी फैलोपियन ट्यूब कहते हैं या इंग्लिश में ओविडक्ट भी इसको हम कहते हैं। तो जो निषेचन की प्रक्रिया है, सामान्य निषेचन की प्रक्रिया है, जहां अंडाणु शुक्राणु मिलते हैं, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, वह कहां होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है या ओविडक्ट में होता है। वहां पर क्या बनते हैं, युग्मनज बनते हैं या जायगोट बनते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, फिर से इसमें क्या होता है, विभाजन होता है। तो पहले एक कोशिका से या 2 कोशिका बनते हैं, फिर 2 से 4 बनते हैं, फिर 4 से 8 बनते हैं, और इसके पश्चात फिर 9 महीने के बाद सामान्य, जिसको हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, गर्भावस्था। तो 9 महीने के गर्भावस्था के बाद, गेस्टेशन पीरियड के बाद क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है। बच्चे का जन्म होता है। तो सामान्य प्रक्रिया क्या होती है, तो अंडाणु शुक्राणु में मिलते हैं, निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में होती है, और फिर युग्मनज बनता है। युग्मनज में पुनः विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, मियोसिस होता है, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन। तो मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन होने के पश्चात फिर क्या होते हैं, भ्रूण का निर्माण होता है। यह आपका 1 दिन का भ्रूण, 2 दिन का भ्रूण, ऐसा करते करते 9 महीने के गर्भावस्था में जो भ्रूण होगा उसका विकास होगा, और 9 महीने के बाद बच्चे का जन्म होगा। यह है सामान्य प्रक्रिया, किस चीज का, प्रजनन का। यह सामान्य प्रक्रिया जो मानव में पाया जाता है। किसी भी विसंगति से कभी कभी क्या होता है कि ऑपरेशन अगर हम मान लीजिए किसी चीज का कराते हैं, तो वहां भी कभी कभी बाय मिस्टेक्स जो डॉक्टर्स होते हैं उनके द्वारा फैलोपियन ट्यूब कट जाता है, या कभी कभी जन्म से ही किसी में 2 फैलोपियन ट्यूब की जगह 1 ही फैलोपियन ट्यूब होता है, या कभी कभी क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब मुड़ा हुआ होता है। तो इन तमाम दिक्कतों के कारण क्या होता है, ऐसी महिलाओं में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती है, युग्मनज बनने की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, जिससे वो माता बनने में असमर्थ होती हैं। तो इन विसंगतियों को दूर करने के लिए ही इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का इस्तेमाल हम करते हैं। तो जैसे ऐसी महिलाएं जब भी डॉक्टर के पास जाती हैं जिनके फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में कोई परेशानी है, समस्या है, तो वो उनको आईवीएफ कराने की सलाह देते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हम आईवीएफ में क्या करते हैं। आईवीएफ में हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले वही प्रक्रिया को दोहराते हैं। शुक्राणु आएगा नर से, जो पिता होंगे उनसे शुक्राणु आएगा,
और जो माता होंगी उनसे अंडाणु आएंगे। फिर जो निषेचन की प्रक्रिया है, निषेचन की प्रक्रिया चूंकि माता में क्या है, फैलोपियन ट्यूब में परेशानी है, विसंगतियां हैं, डिफॉर्मिलिटीज है, तो यहां पर जो निषेचन की प्रक्रिया है वो कहां कराई जाती है, वो फैलोपियन ट्यूब में ना होकर परख नली में कराया जाता है। निषेचन कहां कराई जाती है, परख नली में निषेचन कराया जाता है। परख नली में निषेचन, यहां पर परख नली में वो तमाम वातावरण दिया जाता है कृत्रिम रूप से जो कि निषेचन के लिए अनिवार्य हैं, जरूरी हैं। तो यहां पर परख नली में क्या होता है, दोनों का निषेचन। तो निषेचन होने के पश्चात फिर क्या बनेंगे, युग्मनज बनेंगे। जिसको बोलते हैं जायगोट। युग्मनज बनने के बाद जायगोट में पुनः फिर क्या होगा, विभाजन होगा। जैसा आप जानते हैं, एक कोशिका से दो कोशिका, फिर चार कोशिका। तो जो प्रारंभिक अवस्था का जो भ्रूण होगा, प्रारंभिक अवस्था का भ्रूण, तो जो प्रारंभिक अवस्था का भ्रूण होगा उसको हम क्या कर देंगे, जो माता ने अंडाणु दिया था यह माता के गर्भ में हम पुनः इसको स्थानांतरित कर देंगे। तो प्रारंभिक अवस्था के भ्रूण का माता के गर्भ में स्थानांतरण। तो प्रारंभिक अवस्था के भ्रूण जो बना परख नली में, उस प्रारंभिक अवस्था के भ्रूण को हम कहां कर देंगे, स्थानांतरण कर देंगे। कहां पर, जो माता ने अंडाणु दिया था वह माता के गर्भ में। फिर क्या होगा, तो 9 महीने तक क्या होगा, गर्भावस्था। गर्भावस्था 9 महीने के, 9 मंथ के गर्भावस्था के पश्चात शिशु का जन्म। तो 9 मंथ या 9 महीने के गर्भावस्था के पश्चात शिशु का जन्म होगा। तो आईवीएफ क्या है, यह है कृत्रिम निषेचन। कृत्रिम निषेचन, यहां पर हम निषेचन कराने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, परख नली का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए जो शिशु का जन्म होता है उसको हम परख नली शिशु भी कहते हैं। परख नली शिशु, या इसको हम बोलचाल की भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, या परख नली शिशु भी कहते हैं। तो आईवीएफ में क्या होता है, यह हम देख रहे थे। आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अर्थात जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वह कहां होती है, तो वह परख नली में होती है। और परख नली में हम निषेचन के लिए जो तमाम वातावरण है, तमाम चीजें की जो आवश्यकता है वह हम उपलब्ध कराते हैं। तो जो अंडाणु और शुक्राणु है उनका निषेचन कहाँ होता है, परख नली में होता है। परख नली में सारी वातावरण दिया जाता है। उसके पश्चात युग्मनज बनते हैं। फिर जो प्रारंभिक अवस्था के भ्रूण बनते हैं उनको स्थानांतरण कर दिया जाता है कहाँ, माता के गर्भ में। और 9 महीने के गर्भावस्था के पश्चात शिशु का जन्म होता है। इस शिशु को हम कहते हैं परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी। तो यह है आपका आईवीएफ तकनीक। तो सर्वप्रथम जो पहला परख नली शिशु था उसका क्या नाम था, लुइस ब्राउन। जो पहला परख नली शिशु था उसका नाम था लुइस ब्राउन। और लुइस ब्राउन को कहां बनाया गया था, लंदन में। तो सबसे पहला जो टेस्ट ट्यूब बेबी या आप कह सकते हैं परख नली शिशु, उसका नाम था लुइस ब्राउन और इसको लंदन में इसका विकास किया गया था। तो आईवीएफ तकनीक के तहत क्या होता है, तो प्रारंभिक अवस्था के भ्रूण जो होते हैं जो कि कृत्रिम निषेचन के पश्चात बनते हैं, परख नली में निषेचन के पश्चात बनते हैं, उनको माता के गर्भ में पुनः स्थापित कर दिया जाता है। और 9 महीने के गर्भावस्था के पश्चात जो शिशु का जन्म होता है उसको हम कहते हैं परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी। तो
यह है आपका आईवीएफ तकनीक। आईवीएफ के बाद ही अब हम जानने की कोशिश करेंगे जो हमारा दूसरा था, जिसको बोलते हैं एम्ब्रायो ट्रांसफर या भ्रूण स्थानांतरण। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो दूसरा पार्ट हम एम्ब्रायो ट्रांसफर, उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं, भ्रूण स्थानांतरण। तो जैसे ही भ्रूण बनता है तो प्रारंभिक अवस्था के भ्रूण को हम क्या करते हैं, माता के गर्भ में स्थापित कर देते हैं। तो जो भ्रूण, जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या सहायक प्रजनन तकनीक में जो दूसरा हमने देखा था एम्ब्रायो ट्रांसफर या भ्रूण स्थानांतरण, वह क्या है, वह अनिवार्य अंग है, अनिवार्य भाग है किसका, सहायक प्रजनन तकनीक का। तो प्रारंभिक अवस्था के भ्रूण का हम क्या करते हैं, जो हमें यहाँ से आईवीएफ के थ्रू प्राप्त हुआ, तो आईवीएफ के थ्रू जो प्राप्त हमारा भ्रूण है उसका हम कहाँ करते हैं, माता के गर्भ में स्थानांतरण कर देते हैं। इसी तकनीक को बोलते हैं एम्ब्रायो ट्रांसफर या भ्रूण स्थानांतरण। तो भ्रूण स्थानांतरण के क्षेत्र में अभी जो भारत की एनडीआरआई है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, यह भ्रूण स्थानांतरण पे बहुत ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। तो जो उन्नत किस्म के जो शुक्राणु हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, उससे भ्रूण को बनाया जाता है और उस भ्रूण को लंबे समय तक लिक्विड नाइट्रोजन में हम संरक्षित करके रख सकते हैं। फिर जब जरूरत पड़ेगी तो उनको पुनः सक्रिय करके उससे शिशु को बनाया जा सकता है। तो जो भ्रूण स्थानांतरण की जो क्रिया है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसके क्षेत्र में, क्लोनिंग के क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इसके तहत हम ऐसे गाय और ऐसे भैंसों का क्लोन बना सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा दुधारू हों, बहुत ही ज़्यादा दूध देती हों। उसके बाद जो भ्रूण स्थानांतरण का तकनीक है वह जैव विविधता के संरक्षण में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जीव विलुप्ति के कगार पर हैं उनका हम क्लोन बना सकते हैं। तो बेसिकली जो भ्रूण स्थानांतरण की प्रक्रिया है वह कहाँ पर हम उपयोग करते हैं, तो इसका हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं क्लोन बनाने के क्षेत्र में, जहाँ पर कि एनडीआरआई जो भारत की एक अग्रणी संस्था है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह संस्था ही क्लोन बनाती है भैंसों के, गाय के, और उनको हम जो भ्रूण है, जो प्रारंभिक अवस्था का जो भ्रूण है, उनको हम लंबे समय तक संरक्षित करके भी रख सकते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर उसको सक्रिय करके उनसे शिशु को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यह जो एम्ब्रायो ट्रांसफर है, भ्रूण स्थानांतरण की जो क्रिया है, यह भ्रूण स्थानांतरण क्या है, तो यह एक अभिन्न पार्ट है, एक अभिन्न भाग है किसका, सहायक प्रजनन तकनीक का। तो आइए अब हम लोग जो इसका तीसरा पार्ट है जिसको हम करते हैं स्यूरोगेसी, जो कि हमारा आज का मुख्य मुद्दा है, उस पे हम आते हैं। तो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं स्यूरोगेसी, स्यूरोगेट क्या होता है। स्यूरोगेसी, स्यूरोगेसी इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं किराए की कोख, जिसको बोलते हैं किराए की कोख। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो आप देखेंगे जैसे शाहरुख खान हो गए या करण जौहर हो गए, इन लोग क्या हुए, जैसे सुष्मिता सेन को भी आप देख सकते हैं जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, बिना शादी के इनके बच्चे हैं। इनके बच्चे कैसे हैं, तो ये किराए के कोख से लाए गए बच्चे हैं। तो कहाँ से लाते हैं, उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्यूरोगेसी। तो किराए के कोख का क्या तात्पर्य है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी महिलाएं जो कि शादी करके मां न बनना चाहती हूँ लेकिन फिर भी बच्चे की इच्छा रखती हूँ, तो वह बच्चे को स्यूरोगेसी तकनीक के तहत प्राप्त करती हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि स्यूरोगेसी क्या होती है। तो आपको पता है, फिर से मैं बता रहा हूं कि यह अंडाणु है और यह शुक्राणु है। इनका होगा निषेचन, क्या होगा, कृत्रिम निषेचन, जिसको बोलते हैं आईवीएफ। आईवीएफ के पश्चात क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, युग्मनज बनेंगे,
युग्मनज बनने के बाद यह पहला इसमें विभाजन होगा, फिर दूसरा विभाजन होगा 4 कोशिका, 2 कोशिका, 2 से 4, 4 से 8। तो जो 4 से 5 दिन का जो भ्रूण होगा, भ्रूण, उसका हम स्थानांतरण कर देंगे। भ्रूण का स्थानांतरण कहां करेंगे? किराए की कोख में, अर्थात ऐसी माता जिनका अंडाणु हमने नहीं लिया है लेकिन वो बच्चे को जन्म देना चाहती हैं। तो हम 4 से 5 दिन का भ्रूण का क्या कर देंगे? स्थानांतरण कर देंगे। किसमें? अलग माता जो इन्होंने की अंडाणु नहीं दिया है, ऐसी माता को हम क्या करते हैं? सरोगेट मदर करते हैं। इसको हम कहते हैं किराए की कोख। तो 4 से 5 दिन भ्रूण का स्थानांतरण हम कहां कर देंगे? सरोगेट माता के गर्भ में। माता के गर्भ में। फिर यहां क्या होगा? 9 महीने के गर्भावस्था के बाद 9 महीने के गर्भावस्था के पश्चात शिशु का जन्म होगा। शिशु का जन्म। तो यहां पर हम क्या करते थे? जो आईवीएफ होता था उसमें क्या करते थे हम? तो जो भ्रूण का जो 4 से 5 दिन का जो भ्रूण होता था, जो प्रारंभिक अवस्था के जो भ्रूण होते थे, उनका स्थानांतरण हम सेम माता में करते थे जहां जिनका अंडाणु उपयोग में आया था, मतलब जो उनकी ओरिजिनल माता हुई। लेकिन यहां पर हम भ्रूण का स्थानांतरण कहां कर रहे हैं? इन माता को छोड़कर सरोगेट माता के गर्भ में। सरोगेट माता मतलब किराए के कोख में। तो हमने वहां स्थानांतरित कर दिया। फिर वह क्या करेंगी? 9 महीने तक अपना गर्भावस्था को संचालित करेंगी और 9 महीने के गर्भावस्था के पश्चात उनके गर्भ में शिशु का जन्म होगा और जन्म के पश्चात वह फिर अपने शिशु को लौटा देंगी जो इनके माता पिता हैं उनके पास। तो यह है सरोगेट। ऐसी माता जो कि किराए का कोख को धारण करती हैं या अलग दूसरे बच्चे को धारण करती हैं और उसको जन्म देती हैं, ऐसी माता को हम सरोगेट माता या सरोगेट मदर कहते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं सरोगेसी। तो चूंकि यह शुरुआत कब हुई सरोगेसी की? तो भारत में इसकी शुरुआत हुई 2002 में। भारत में इसकी शुरुआत कब हुई? 2002 में। और 2002 के बाद भारत इसका एक बहुत बड़ा बाजार बन गया। किसका? सरोगेसी का। तो चूंकि जब सरोगेसी की विकास किया गया था तो इसको बस एक चिकित्सकीय रूप में इसको इस्तेमाल करने के लिए बताया गया था कि जिनको भी सामान्य गर्भाधारण में परेशानी है वह सरोगेसी का सहारा ले सकते हैं। लेकिन देखते देखते बहुत ही कम समय में भारत इसका एक बहुत बड़ा बाजार बन गया और विदेशों से लोग आने लगे और अपने सरोगेट बच्चे को यहाँ जन्म देकर और यहाँ से ले जाने की कोशिश करने लगे। तो इन तमाम चीजों के जो भारत में बाजार बढ़ा, सरोगेसी का जो बाजार भारत में बढ़ा, उसके तमाम कारण उपलब्ध हैं। इससे सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत में थोड़ी अशिक्षा है, भारत में शिक्षा का अभाव है। तो ऐसी माताओं को बिल्कुल नहीं पता है कि गर्भधारण के समय क्या क्या समस्या आ सकती हैं, तो वो आसानी से सरोगेट बनने के लिए स्वीकार कर लेती हैं। दूसरा क्या समस्या आ सकता है? तो दूसरी समस्या यह है कि भारत में गरीबी भी बहुत है, बहुत ही निम्न स्तर है लोगों के जीवन यापन का। तो इनको जब विदेशों से इनको पैसे मिलते हैं सरोगेट मदर बनने के लिए, सरोगेट माता बनने के लिए, तो यह आसानी से उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं, स्वीकार कर लेती हैं। लेकिन सरोगेट मदर बनने के बाद जो इनके 9 महीने की गर्भावस्था होती है, इसमें जो इनके शारीरिक दुष्प्रभाव हैं इसके बारे में इनको पता नहीं होता है। तो इससे बहुत इनके शरीर में परेशानी भी आ सकती है। तीसरी बात क्या है कि सरोगेसी की शुरुआत होते ही भारत में एक दलालों का वर्ग खड़ा हो गया। ऐसे दलाल जो बड़े बड़े क्लिनिक चलाते हैं और अपना बड़ा बड़ा बैनर देते हैं कि आप यहाँ आइए और सरोगेसी को कंप्लीट कराइए, सरोगेसी आपको सरोगेट बच्चे हम दिलाएंगे।
ऐसे में क्या होता है, इस बाजार में एक जो सरोगेसी से जो होने वाले खर्च हैं उसमें सरोगेट माता को बहुत ही कम पैसे दिया जाता है और जो दलाल होते हैं वह बीच में बहुत ज़्यादा पैसे को इधर से उधर कर देते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरोगेसी को बैन किया भारत में और सरोगेसी के लिए एक बिल पास करने के लिए भारत सरकार को उसने निर्देश दिया। इसी निर्देश को पालन करते हुए भारत सरकार ने सरोगेसी रेगुलेशन बिल को पास किया है। तो सरोगेसी रेगुलेशन बिल में सबसे पहला प्रावधान है कि जो दंपत्ति जिनको चाहिए सरोगेट चाइल्ड बच्चा, उनके कुछ कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहला, सरोगेसी का लाभ उन्हीं माता पिता को मिल सकता है जो जिनकी शादी को 5 साल हो चुके हैं और उनको मेडिकली सर्टिफाइड हैं, चिकित्सकीय प्रमाण है कि अब उनको बच्चा नहीं हो सकता है। दूसरा क्या है, बिल्कुल क्लोज रिलेटिव होना चाहिए। जो सरोगेट मदर बनने के इच्छुक हैं उनको क्या होना चाहिए, जिनको बच्चा चाहिए उनके क्लोज रिलेटिव वो हो सकते हैं। तीसरा क्या है, इसमें किसी भी प्रकार का शुल्क अदा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शुल्क अदा करने के जो सरोगेसी में जो चिकित्सा के तौर पे जितनी पैसे खर्च होंगे वह माता पिता को वहन करना पड़ेगा। और जो इसी तमाम चीजों को जो बिल में लाया गया है उसका नाम दिया गया है अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी। अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी। अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी में मतलब है कि आप इसका व्यवसायीकरण बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, इसको एक चिकित्सा सेवा की तरह आप इस्तेमाल करेंगे। इसका लाभ जो क्लोज रिलेटिव होंगे उन्हीं को दिया जा सकता है और ऐसे दंपत्ति बन सकते हैं जो हेटेरोजाइगस हो, अर्थात जो अभी जैसे भारत में समलैंगिकता चल चुकी है वैसा नहीं है, विषम लैंगिक होने चाहिए, माता पिता होने चाहिए। तो ऐसे माता पिता जिनके शादी को 5 साल हो चुके हैं और उनका कोई बच्चा नहीं है तो वह सरोगेसी के सरोगेट मदर बन सकते हैं, वो सरोगेट बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि जो शादीशुदा दंपत्ति नहीं है वह सरोगेसी का लाभ बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। तो ब्रिटेन में आप देखेंगे कि जो लंदन या यूरोपियन कंट्री है वहां पर जो सरोगेसी के जो शिशु का जन्म होता है सरोगेसी से, उसकी नागरिकता पे भी भारत में कितनी बार डिस्कस हो चुका है। लेकिन ब्रिटेन में, लंदन में ऐसा व्यवस्था है कि जो 9 महीने तक अपने गर्भ में बच्चे को पालता है उसको भी हम माता का दर्जा देते हैं और वहां उसी को माता माना गया है जो 9 महीने के गर्भावस्था को पश्चात बच्चे को जन्म देंगे। लेकिन भारत में यह प्रावधान अभी जो सरोगेसी बिल है उसमें नहीं है। उनमें माता पिता उन्हीं को बताया गया है जो सरोगेसी को चाहते हैं, बच्चे को चाहते हैं। तो ब्रिटेन में क्या होता है, यूरोपियन कंट्री में क्या होता है कि 9 महीने के गर्भावस्था के पश्चात जो गर्भ को धारण करती महिलाएं उनको माता बताया गया है और वह फिर लीगल प्रोसेस के थ्रू, अर्थात एडॉप्शन, जो बच्चे को एडॉप्ट कर लेते हैं उसके थ्रू बच्चे को उनके माता पिता को स्थानांतरित कर सकते हैं।